तो जी इस समय हमारी बस का हो गया है फेलियर। हाँ जी, ओए ब्रेकडाउन हुई थी, सारा एंड टूट गया हरा। इंडिया लास्ट विलेज। जय हिंद यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अभी आप मेरी ड्रेस देख के पता लगा ही सकते हैं कि कहाँ टी शर्ट पहन रहे थे रोज़ और कहाँ डायरेक्ट स्वेटर और जैकेट पे पहुँच गए। तो हाँ जी, आप ठीक समझ रहे हैं। इसी के साथ हम इस समय खड़े हैं किन्नौर में। किन्नौर वैली की बात करें तो रिकोंग पीओ में इस समय हम हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम रामपुर से लेके पीओ तक ट्रैवल करके आए थे, और अब के इस ब्लॉग में हम पीओ से लेके चितकुल तक का ट्रैवल करने जा रहे हैं। 9:30 पे यहाँ से हमारी बस का डिपार्चर रहेगा पीओ बस स्टैंड से, और 3 या 4 घंटे में हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। इस समय अगर हाइट की बात करें तो 2290 मीटर की हाइट पे हम रिकोंग पीओ में खड़े हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉग में हम रामपुर में थे, तो रामपुर जो वो 200 की 300 मीटर की हाइट पे था, बट अभी हम पीओ में खड़े हैं। पीओ आप खुद एस्टिमेट लगा लो कि उससे कितनी ज़्यादा हाइट पे है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो सकती है। मैं पहुँच गया इसमें बस स्टैंड पे, 9 बजे का भी समय और है। रात के ब्लॉग में आप पीओ का बस स्टैंड नहीं देख पाए थे, उसके लिए क्षमा। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ पीओ का बस स्टैंड। रिकोंग पीओ की बात करें तो इसे यहाँ के लोग पीओ के नाम से भी जानते हैं, और किन्नौर जिला का ये हेडक्वार्टर रहने वाला है। पीओ से पहले हेडक्वार्टर कल्पा हुआ करता था किन्नौर जिला का। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की सबसे बड़ी मार्केट की बात करें तो आपको पीओ में ही देखने को मिलेगी। और यहाँ से अट्रैक्शंस की बात करूँ तो यहाँ से आप कल्पा इजली घूमने जा सकते हैं, और किन्नर कैलाश के दर्शन करने के लिए भी आपको यहीं पे एक नाइट स्टे करना पड़ेगा। देन फिर आप अगले दिन उस ट्रैक को भी इजीली से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चितकुल घूमने आ रहे हैं तो मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नाइट पीओ में रुक के देखें और यहाँ पे क्या मज़ा है वो भी देखते जाएं। पीओ बस स्टैंड से चितकुल जाने के लिए आपको HRTC के द्वारा 2 बसेस देखने को मिल जाएंगी। एक तो वो बस है जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, और एक दूसरी बस जो कि पीओ चंडीगढ़ बाया चितकुल होके चलती है। हमारे सामने ही HRTC रिकोंग पीओ की रिकोंग पीओ काजा बस इस समय जा रही है, जो कि यहाँ से 9:05 पे डिपार्ट हुई है। काफ़ी लंबा ये वाला रूट भी रहता है, और अगर नेक्स्ट टाइम हम पीओ आए तो काजा मैं जरूर आपके लिए शूट करके आऊँगा। धर्मशाला रिकोंग पीओ बस का भी इस समय अराइवल हो चुका है, और समय हो चला है 9:20। 10 से 15 मिनट में हमारी अपनी बस का भी यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। ये रही हमारे सामने HP25 पीओ डिपो की चितकुल जाने वाली बस, जिसमें बैठ के आज हम चितकुल के लिए ट्रैवल करेंगे। किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैवल के रहने वाले, बट ट्रैवल का एक्सपीरियंस, ट्रैवल का मज़ा जो सारा हमें वैली देखने को आएगा वो अलग ही लेवल का होने वाला है। ये बस मुझे देखने से ऐसा लग रही है कि HRTC ने इस पर खुद से ही अपने हाथों से काफ़ी हद तक काम किया है, क्योंकि इसका फ्रंट का डिज़ाइन भी कुछ अलग है, और जब मैंने इसका इंटीरियर देखा तो उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट थे जो कि टाटा मार्को पोलो के थे, और कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि BS4 बस के लगे थे। कुछ भी कह लो, बट इस बस को HRTC ने ठीक ढंग से मेंटेन करके रखा है। रिकोंग पीओ पीछे आपको ग्रीन से रंग में देखने को मिल जाएगा। 65 किलोमीटर के ट्रैवल करने के लिए हमें HRTC को 147 रुपये देने पड़ते, स्मार्ट कार्ड लगा के 133 रुपये मेरे को फेयर पड़े। अब ये जो लेफ्ट में आप ऊपर की साइड हल्की हल्की सी पहाड़ी वगैरह देख पा रहे हैं, यहीं से ही आपको किन्नौर कैलाश या किन्नर कैलाश देखने को मिलेगा। इस समय मेन वाला रोड बंद है, जिसके करके हमें जो बाईपास अल्टरनेट रास्ता है वहीं से ही जाने पड़ रहा है। और यहाँ पे इतने सारे कैंची मोड़ हैं कि उनको देख के लगता है कि न जानो हम कैसी कैसी एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जी ये सामने वाला रास्ता हमें कल्पा के लिए लेके चला जाता है, जो कि यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है। HRTC की 1 या 2 बसेज ही हैं जो कि हमें कल्पा लेके जाती हैं। एक तो शिमला कल्पा जो कि डायरेक्ट बस आती है, बाकी आप कैब करके भी कल्पा इजीली जा सकते हैं, और सनसेट और सनराइज़ का व्यू वहाँ से आप देख सकते हैं।
हमारी बस यहाँ से 9:30 चलेगी और चंडीगढ़ बाया चितकुल बस यहाँ से आपको 12 बजे डिपार्चर देखने को मिल जाएगा। यानी ये 2 ही बसेज़ हैं जिनके द्वारा आप चितकुल जा सकते हैं। इनके अलावा आपको फिर कैब वगैरह करने पड़ सकती है। रिकांगपिओ से नीचे इस समय हम डाउन में आ चुके हैं और सतलुज नदी के किनारे के जो लेवल है उस पर मूव ऑन करने वाले हैं। और यहीं से जो पिछला रास्ता था वो हमें स्पीति के लिए लेके चला जाएगा। अब वहाँ से काजा भी जा सकते हैं, स्पीति भी जा सकते हैं। बाकी अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये सतलुज नदी के ऊपर एक और डैम का कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। करशम एक डैम हमें आगे देखने को मिलता है, बट उससे पहले भी एक और डैम का काम या कुछ आप कह सकते हैं कि सतलुज नदी की इम्प्रूवमेंट का काम यहाँ पे लगा हुआ है। यानी हमसे उम्मीद है जब हम 2 या 3 साल का दोबारा कभी आएँ तो ये काम भी हमें ख़त्म देखने को मिलेगा। रिकांगपिओ से 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम इस समय पहुंच चुके हैं करशम में। अभी आप मेरे लेफ्ट में करशम डैम देख पा रहे हैं जिसका पूरा नाम करशम वांगतू डैम होने वाला है। ये 1000 मेगावाट की एनर्जी को बनाता है। JSW ग्रुप द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है और 2011 में इसका निर्माण किया गया था। यहीं से डाइवर्जन की बात करूँ तो यहाँ से हम लेफ्ट रोड जो कि हमें करशम और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर तक लेके जाता है, इसी पे वो मूव ऑन होने वाली है। तो जी इस समय हमारी बस का हो गया है फेलियर। एक्सीलेटर की जो मशीन थी वो ख़राब हो चुकी है, यानी एक्सीलेटर बिल्कुल भी इनिशियल पंप ही नहीं ले पा रहा है, वो पूरे का पूरा नीचे को दब गया और अब बस को यहाँ से पीछे और आगे करना काफ़ी टफ हो गया। ऐसा बता रहे हैं कि उसको पीछे आगे पार्क करते ताकि ट्रैफिक तो लगना स्टार्ट हो गया। 3-4 गाड़ियाँ यहाँ को लग गई हैं और पीछे को भी लाइन आती जाएगी। अब ड्राइवर जी ऐसा बता रहे हैं कि इसको नीचे दबाते जिसके साथ एक्स्ट्रा दिक्कत ना हो सके। हाँ जी, ओए ब्रेकडाउन हुई थी सर, एंड टूट गया हरा। अभी एक दिक्कत ऐसी हो रही थी कि भाई साहब ने बस को थोड़ा सा रिपेयर तो कर दिया, बट वो टेम्परेरी सा इलाज था, पक्का इलाज नहीं था। उसके लिए ना मैं प्लास चाहिए था फिक्स करने के लिए। तो अभी एक टेम्पो ट्रैवलर आई थी हमारे साथ जो कि चितकुल से आई थी और शिमला के लिए जा रही थी। तो इन भाई साहब ने हमें दे दिया प्लास और इन्होंने कहा था कि जब आप शिमला वापस कभी आओगे तो मुझे फिर वो वापस कर देना। तो उन्हीं की बदौलत ही बस ठीक हो पाई है और हम चितकुल के लिए जा सकते हैं। अंत फिलहाल कोई ना कोई अल्टरनेट हल निकाल के हमारी बस इस समय ठीक हो चुकी है और अब हमारी बस ऊपर जाने के लिए तैयार है, यानी अपने रूट पे जाने के लिए तैयार है। अभी कुछ ऐसा एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अभी इस बस को सांगला बस स्टैंड तक लेके जाया जाएगा, वहाँ से फिर आगे इंतजाम देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि अगर बस को इससे भी ऊपर लेके गए तो ऐसा क्या है कोई ना कोई दिक्कत और ना हो जाए, और वैसे भी टाइम फेल तो इस समय हो ही चुका है। ये जो आप नीचे नदी देख रहे हैं ये नदी है बसपा नदी, जो कि चितकुल तक हमारे साथ साथ ही जाएगी। और ये नदी जब करशम पहुंचती है तब सतलुज नदी के साथ जुड़ के करशम वांगतू डैम का निर्माण करती है।
आप इस समय रास्ते का आनंद लीजिए। हम कितनी हाइट पे इस समय पहुंच चुके हैं। किलोमीटर्स की बात करें, करशम से लेके 40 किलोमीटर हमें चितकुल पड़ने वाला है, जिसके लिए हमें अब 2 या 2.5 घंटे के आसपास का टाइम भी लगने वाला है। रोड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो करशम से लेके सांगला तक हमें रास्ता वन लेन ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे ओवरटेक और पास लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इफ़ अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे तो सांगला वैली तक आप कृपया धीरे जाएं, क्योंकि अनहोनी का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। अभी हमारे सामने देख लो, जैसे कार आगे से आ गई तो उसको ओवरटेक देने के लिए हमें या तो रिवर्स होना पड़ेगा या तो दूसरी गाड़ी को आगे पीछे होना पड़ेगा। और अगर आप सर्दियों के समय में आ रहे तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलती है, जिसके बाद ड्राइव करने का और ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब स्नोफॉल ऐसे नहीं कि 24 घंटे गिरती रहती है, उसकी एक प्रिडिक्शंस होती हैं, प्रिडिक्शन के हिसाब से स्नोफॉल गिरती है और उसके आगे पीछे के टाइम पे स्नोफॉल क्लियर करके आप ट्रैवल भी ईजिली से कर सकते हैं। बाकी नीचे बसपा नदी की हाइट देख लो आप, उस नदी कितनी हाइट पे इस समय हम आ चुके हैं। यानी अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, बट क्या करें, यही मज़ा चलने का। बर्फ गिर जाती है होनी। अच्छा, ग्लेशियर है। अपने आज के पीओ से चितकुल जाने के रूट की बात करूं तो हमारा रूट कुछ ऐसा रहने वाला है। हम पीओ से पहले आए करशम, करशम से हम जाएंगे सांगला, सांगला से हम जाएंगे रक्षम, देन रक्षम से हम चितकुल पहुंच जाएंगे। यानी 65 किलोमीटर के आसपास का ये हमारा ट्रैवल रहने वाला है। इस रोड की अगर मैं बात करूं तो ये रोड चितकुल के पास ही ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद इंडो तिब्बतियन बॉर्डर लग जाता है, जिससे हम क्रॉस नहीं कर सकते। यानी चितकुल ही इस बेल्ट का लास्ट स्टेशन या आखिरी एरिया भी आप कह सकते हैं। अभी इस समय हम कुछ ही समय के बाद सांगला वैली में एंटर करने जा रहे हैं। सांगला वैली की बात करूं तो तिब्बत बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक हमें ये वैली देखने को मिलती है। इस वैली का पुराना नाम वस्पा वैली था, पर लोग इसे आमतौर पर सांगला वैली के नाम से जानते हैं। वस्पा वैली से तो कहा जाता था क्योंकि ये जितनी वैली है ये सारी की सारी बसपा नदी के ऊपर बसी हुई है। यहीं से ही राइट में नीचे को जो नदी जा रही है वो नदी है बसपा नदी। मैंने आपको स्टार्टिंग के ब्लॉग में भी बताया था। दिल्ली से सांगला आने के लिए HRTC बस की बात करूं तो रात 10 बजे ISBT कश्मीरी गेट से HRTC PO डिपो की बस चलती है, जो कि आपको नेक्स्ट डे इवनिंग में 17 यानी 5 बजे के आसपास आपको सांगला वैली में उतार देती है। अगर आप चितकुल घूमने आ रहे हैं
तो मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी कि आप एक नाइट सांगला वैली में रुके, क्योंकि यहाँ का रुकना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और प्रेफर करूँगा कि जो बसपा नदी के ऊपर टेंट्स वगैरह लगे उसमें एक रात बिताना, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे लेवल की एक फील देके जाएगी। और आप याद रखोगे कि अभी ने हमने सलाह दी थी और वो सलाह कामयाब हुई। यानी चितकुल का प्लान ऐसे कर सकते हो, जैसे आप दिल्ली से आए, आप सांगला वैली एक रात रुके, नेक्स्ट डे आपने कैब बुक की और आप चितकुल घूमने चले गए। तो चितकुल से शाम को फिर एक बस चलती है जो कि आपको चितकुल से डायरेक्ट चंडीगढ़ लेके जाती है, आप उसमें बैठ चंडीगढ़ तक भी जा सकते हैं। इस समय यहाँ के गांव के जितने भी रास्ते हैं वो काफ़ी हद तक प्यारे लग रहे हैं। लोगों ने अपने हाथों से ही डंगे वगैरह बनाए हैं और अपना जो जीवन है उसे जी रहे हैं। इस समय हो चला है सांगला बस स्टैंड पहुँचने का। अपनी बस तो इस समय से काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है और बस को अब यहीं पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि बस में टेक्निकल फॉल्ट था। अब यहाँ से आगे प्लान ऐसा है कि हमें HRTC के टेम्पो ट्रैवलर में चितकुल तक छोड़ा जाएगा। ये रहा पीछे ट्रैवलर, जिसमें बैठ के हम जाएंगे और वो रहे सामने में जो कि ब्रेकडाउन हो चुकी है। अभी मैकेनिक भी पीछे आ रहे हैं रिकोंगपे वाली बस में, वो बस को ठीक करेंगे, देन बस फिर वापस यहाँ से रूट लेके जा सकती है। और अभी हम चितकुल सी कैब में बैठ के जाएंगे। ठीक है, करते हैं यात्रा को स्टार्ट और दिखाते हैं आपको ट्रैवलर का नज़ारा कैसा हो। तो जी यूट्यूब फैमिली, अब HRTC बस को हम कर देते हैं अलविदा और इससे अगली यात्रा हमारी यानी सांगला से चितकुल की यात्रा हमारी टेम्पो में होने वाली है, जो कि HRTC का टेम्पो ही है। और मुसीबत या इमरजेंसी के समय में यहाँ पे इस वैली में काफ़ी हद तक काम में आता है। जैसे मान लो यहाँ पे जब जिस समय बर्फ़ वगैरह होती है और बसेस फंस जाती हैं, तो पैसेंजर्स को इसी टेम्पो की हेल्प से चितकुल की साइड से सांगला तक ला सकते हैं। और सांगला का बर्फ़ वैसे भी थोड़ी सी कम होती है, जिससे फिर अगले लोकेशंस के लिए उनको भेज दिया जाता है। मेरी फर्स्ट टाइम लाइफ की यात्रा है जब मैं इस टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के जर्नी ख़त्म करूँगा। देखता हूँ कंफर्ट मुझे कैसा मिलने वाला है और किस समय से हम चितकुल अब इसमें पहुँचते हैं। इस टेम्पो या मिनी बस का मुझे एक्स्ट्रा से फेयर नहीं देना पड़ेगा। जो फेयर मैंने HRTC को पहले दिया था उसी फेयर में इंक्लूडेड ही मैं चितकुल इसमें पहुँच जाऊँगा। हमारी बस ख़राब थी जिसके चलते हमारी बस आगे तक नहीं जा पाई, नहीं तो बस ने हमें चितकुल पहुँचा दिया। अभी अब लेफ्ट साइड जो पहाड़ वगैरह देख पा रहे हैं, इन्हीं पहाड़ के पीछे ही किन्नौर कैलाश आपको देखने को मिलता है। यहाँ के लोग ऐसा बताते थे जब ट्रैक वगैरह किया जाता है तो रिकोंगपे के पास से लोग ट्रैक करना स्टार्ट करते थे और चितकुल में इस ट्रैक को भगवान के दर्शन करने के बाद वहाँ पे उतरते थे। अब यहाँ एक आगे लेफ्ट में मंदिर आएगा। मंदिर देख के इतनी प्यारी वाइब आती कि आप कोई उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। यानी इतने इंटीरियर एरिया में और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे मंदिर बने हैं, आप कुछ भी हिसाब नहीं लगा सकते। सांगला से चितकुल की बात करूं तो रोड हमें काफ़ी हद तक प्लेन देखने को मिलेगा, टर्न्स वगैरह और रोड थोड़ा सा नैरो होगा, बाकी रोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। यानी हम तो हिमाचल से हैं और हमारा दिल कर रहा है कि यहाँ पे गाड़ी को एक भगाते हुए लेवल के लिए लेके जाए। कोलैबोरेट किया है मेरे साथ में। अच्छा, बढ़िया। चितकुल से नज़दीक हम जाते जा रहे हैं और पहाड़ हमें काफ़ी बड़े बड़े यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आप एक एस्टिमेट लगाओ, ये वाला ब्लॉग मैंने दिवाली के पास शूट किया था। और जब आप बर्फ़ के समय यहाँ पे आएंगे तो जितने भी पहाड़ हैं यहाँ पे बर्फ़ इतनी गिरती है कि आपको पहाड़ तो दिखेंगे नहीं, सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई चादर ही आपको हमेशा देखने को मिलेगी। प्रेफर करूँगा एक दो बार आप सीज़न के समय आएँ जब यहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है। बर्फ़ में ड्राइव तो नहीं करें, बट जब बर्फ़ थोड़ी सी सूखे उसमें ड्राइव करें और काफ़ी अच्छा मज़ा आप सभी को यहाँ पे आने वाला है। सेब के पेड़, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सारे आपको यहाँ पे सेब के पेड़ देखने को मिलेंगे। और सांगला वैली के सेब को ऐसा माना जाता है कि काफ़ी प्यारा वो सेब हमें खाने में लगता है। गोल्डन एप्पल तो यहाँ का फेवरेट है, यानी वो येलो से कलर का होता है। इफ़ मैं कभी भी कार ब्लॉग शूट करता करता सांगला वैली या किन्नौर में आया तो यहाँ से सेब लेके जाऊँगा और काफ़ी आनंद के साथ लोगों को बांटूंगा और अपने लिए भी थोड़े से रखूँगा। मेरा पीओ में चंडीगढ़ में आना वापस। चंडीगढ़ वाली नहीं।
रक्षम से देखिए चितकुल तक हमें रास्ता थोड़ा सा ख़राब देखने को मिलेगा, यानी आपको खड्डे वगैरह हल्के लेवल के देखने को मिल सकते हैं। और जिस एरिया पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं यहीं के नज़दीक में ही हमें ITBP भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जैसे हम चितकुल पहुंचेंगे उसके आगे से ही इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी सुरक्षा के लिए ITBP लगाई जाती है, आप सभी को पता ही होगा। उनका भी एक बेस कैंप है इस एरिया के आसपास, जिससे वो कंट्रोल वगैरह इजीली से कर सकते हैं। तो जी इस समय हम चितकुल की वादियों में एंटर कर चुके हैं। वो सामने जो आप बिल्डिंग्स वगैरह देख पा रहे हैं बस वहीं तक की गाड़ी वगैरह जाती है, उससे आगे कुछ भी नहीं जा पाता। देन अगर आपने वहाँ से आगे जाना है तो फिर आपको या तो अपनी गाड़ी में जाना पड़ेगा या फिर आप किसी भी कैब वगैरह को कर सकते, 2 से 4 किलोमीटर आगे जाके बॉर्डर का नज़ारा भी ले सकते हैं। बाकी इन्हीं पहाड़ियों के पीछे ही आपको चाइना भी देखने को मिलेगा। बेशक हम देख तो नहीं सकते, बट हम सिर्फ क्या ही सकते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों के पीछे ही चाइना दिखती है। ये तो सर्दियों में तो सांस लेने लायक जगह नहीं होती, यहाँ पे पेड़ तो नहीं होंगे, रोड बंद होता है पूरा, वरना 8 घंटा से बंद हो जाता है बड़ी पीछे। ठीक है भाई जी, ठीक है ठीक है भाई, हम तो आए हैं। साथ चलते हैं, ठीक है। चितकुल में अगर मैं रूम्स या होम स्टेज की बात करूं तो होम स्टे का मेरे को इतना कंफर्म तो नहीं है, बट जो रूम है वो आपको यहाँ पे 2 से 2,500 प्लस की रेंज में देखने को मिलेंगे। पर प्रेफर तो यही करूँगा कि आप एक रात रुकें, पैसों का थोड़ा सा ही वो है, इतना फ़र्क नहीं है, बट जो मज़ा यहाँ पे रुकने का ना उससे कोई भी कहना नहीं है। हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा यहीं से नीचे आपको देखने को मिलता है, और पोस्ट ऑफिस यहाँ से 100 मीटर हमें आगे देखने को मिल जाता है। मतलब यही बेल्ट है जो आप चितकुल में घूम सकते हैं, और आगे बस आप यहाँ का बॉर्डर देख सकते हैं। बाकी एक मंदिर है जिसे मैं कवर करूँगा और आपको दिखाता हूँ मंदिर के नज़ारे भी हमें कैसे दिखते हैं। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबे की बैजिंग लगी है, और यहीं से नीचे जो आप ग्रीन सी ये तरपाल देख पा रहे हैं यहीं पे आपको ढाबा देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऊपर की साइड आपको होम स्टेज देखने को मिल जाएंगे, लोगों के अपने घर भी हैं, और एक छोटी सी ऊपर डिस्पेंसरी भी हमें देखने को मिल जाएगी। और ये लगी हमारे सामने HRTC की टेम्पो, जिसमें अभी हम आए थे, मिनी बस जिसे आप कह सकते हैं। तो जी चल पड़ी है HRTC की टेम्पो ट्रैवलर हमारी वापस, तूफान नाम से इसका नाम है, और अब ये सांगला बस स्टॉप तक वापस जाएगी। बाकी हम भी चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं और फिर वापसी के लिए ब्लॉग शूट करने चल पड़े। चितकुल में जो आपको घर वगैरह देखने को मिलेंगे वो सारे आपको लकड़ी के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी घर ऐसा नहीं देखा जिसमें सीमेंट का यूज़ किया हो। बेशक रोड वगैरह में हल्का सा सीमेंट हमें देखने को मिल रहा था, पर ज़्यादातर घर हमें लकड़ी के देखने को मिल रहे थे। चलो आज मित्र साथी भी हमारे साथ चलेंगे आगे तक, देखते हैं कहाँ तक ये भाई भी हमारे साथ जाते हैं और मेरे को भी अपनी लोकेशन तक पहुँचाते हैं। अभी इस समय हम मट्ठी माता के मंदिर में जा रहे हैं, और ये मंदिर फेमस है मट्ठी माता के लिए, जो कि वाइफ है भगवान बद्रीनाथ की। ऐसा माना जाता है कि जब माता का मंदिर यहाँ पे नहीं था तो उससे पहले यहाँ पे कोई भी जानवर को चराने के लिए ना तो घास था, ना यहाँ पे लोगों के लिए कोई अच्छी तरह से यहाँ पे खाना वगैरह भी उन्हें मिल पाता था। पर 500 वर्ष पहले जब यहाँ पे माता के मंदिर का निर्माण हुआ और माता यहाँ पे आके इस मंदिर में पधारे, तब से लेके अब तक यहाँ पे हालात काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। जानवरों के लिए चारा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलने लग पड़ा है, लोगों के लिए सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। IIT दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया था कि जो चितकुल की हवा है वो इंडिया में सबसे अच्छी हवाओं में से एक हवा मानी जाती है। चितकुल के एलिवेशन की बात करें 3450 मीटर यानी 11,000 फीट प्लस की हाइट पे हम मौजूद हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन जब 2010 में की गई थी तब 882 के आसपास थी, यानी अभी थोड़ी सी बढ़ गई होगी और थोड़े यहाँ से बाहर वगैरह चले गई होंगी। यानी एक एस्टिमेट से यहाँ पे ज़्यादातर हमें टूरिस्ट ही देखने को मिलते हैं। पर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है, पर जो ट्रैवल करने का मुझे चितकुल में आया वो मज़ा मुझे आज तक कभी भी नहीं आया। यहाँ के घर, यहाँ का रहना सहना, यहाँ का खाना पीना बिल्कुल हमें क्लासिक ही देखने को मिलेगा, और लोग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसी मुझे आई थी।
मतलब यहाँ पे लोगों को ना हिंदी में अगर आपने बात करनी तो वो क्लियर वर्ड्स में बात करनी पड़ेगी। आप जल्दी जल्दी मन से बात नहीं कर सकते, तभी वो यहाँ की बात समझ पाएंगे। ठीक है जी, दे मुझे आ गया, मैं भी चलता हूँ, करता हूँ ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म।